and I welcome you all. And first of all, I would like to welcome our expert for today, Dr. Sudarshan sir. Dr. Sudarshan sir is a professor in HOD Respiratory Medicine, Jagannath Medical College and Hospital, Puri, Odisha. So we welcome you, sir. Thank you, sir. It's a privilege to have you, sir, on board. So thank you. Yes, sir. Thank you so much, sir. And मैं डॉक्टर अनन्या हूँ. मैं यहाँ पे चेस्ट स्पेशलिस्ट हूँ एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टीबी एंड रेस्पिरेटरी डिजीज. और ये इनिशिएटिव की जो एक पूरी टीम है फ्रॉम वी हैव शेयर इंडिया, डॉक्टर अनुराधा who is the main supervisor. And आज के एजेंडा में जैसे कि हर बार होता है, एक केस होता है, उसके बाद एक डायनेटिक एक्सपर्ट होता है, एंड देन वी हैव ओपन हाउस डिस्कशन एंड पोस्ट टेस्ट पोल ऑन इट. तो आज का जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आईपीटी, आइसोनिazide प्रोफिलैक्सिस ट्रीटमेंट या टीबी प्रोफिलैक्सिस ट्रीटमेंट, टीपीटी पे के ऊपर. तो ये कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर जो भी कहा जाए वो एक अंडरस्टेटमेंट ही है, क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कि टीबी इज द मोस्ट कॉमन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन इन एचआईवी दैट वी हैव. तो इसलिए ऐसा तो कोई एआरटी सेंटर होगा ही नहीं मेरे ख्याल से कहीं पे भी जहाँ जिसने थोड़े दिन भी आपने एआरटी सेंटर में काम किया और आपको एक टीबी एचआईवी का केस ना दिखा हो. तो इसलिए ये टीबी एचआईवी इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि एक एचआईवी पेशेंट में जब टीबी होता है तो उसमें 30 टाइम्स ज्यादा चांसेस हो जाते हैं कि वो इन्फेक्शन डिजीज में कन्वर्ट होगा. तो इसलिए हम लोगों को जब भी हम प्रोफिलैक्सिस की बात करते हैं तो वी आर इवन मोर कॉशियस विद एचआईवी पेशेंट, बिकॉज हम जानते हैं कि बाकियों में तो लेटेंट टीबी उतना तंग करे ना करे, पर एचआईवी पेशेंट में वी हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड थिंक अबाउट द लेटेंट टीबी एस्पेक्ट एज वेल. और एक और बहुत इंपॉर्टेंट कारण है कि हम क्यों आज इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहे हैं और हम आगे की सेशन में भी करते रहेंगे. इट्स बिकॉज इसका फेटलिटी रेट बहुत हाई है. मतलब ऐसा होता है कि इन्फेक्शन होकर सर्दी खांसी से खत्म हो जाता तो हम शायद इतना नहीं तवज्जो देते, पर क्योंकि इसका फेटलिटी 15 to 18% होता है तो इट बिकम्स ऑल द मोर इम्पोर्टेंट टॉपिक. और जैसे कि कहते हैं कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, तो इसलिए हम अगर हम अपने आप को प्रिवेंशन में स्ट्रॉन्ग कर लें तो क्योर की नौबत ही ना है. हमें इस तरह से हम काम करना चाहते हैं. और एक बार टीबी हम सब जानते हैं, एक बार पेशेंट को टीबी की दवाई भी लेनी हो या टी दवाई भी लेनी हो तो कितने कॉमन साइड इफेक्ट्स और कितनी मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स आती है. इसलिए दोनों ही प्रोग्राम्स का एक हमेशा एक कोशिश रहती है, एक एंडेवर रहता है कि ये वाली टीबी एचआईवी की जिससे हमारी कोलैबोरेशन है वो हमेशा स्ट्रेंथन हो और स्ट्रेंथन होती रहे. तो ये हमारा आज का मेन टॉपिक है और ये हमारा एजेंडा है. तो विद दिस मैं आज की जो स्पीकर है जो आज हमें केस प्रेजेंट कर रही हैं वो है मिस बमिन रिपा, जो कि काउंसलर है एआरटी प्लस सेंटर डिस्ट्रिक्ट पापुमपुरे अरुणाचल प्रदेश से. तो ये हमें आज एक केस बताएंगी और उसके बेसिस पे हमारे आगे डायरेक्टिक्स होंगे. I will request Ms. Bamin Ripa to please tell her case and introduce herself. Thank you. Okay, thank you. मैम ये पेशेंट का बात वो है कि जब इसने आईपीटी स्टार्ट किया तो आईपीटी स्टार्ट करने के बाद इसके साइड इफेक्ट्स ज़्यादा निकल गया. लाइक इसका स्किन रशेस होना शुरू हुआ और बहुत सारा उसका हीमोग्लोबिन फॉल डाउन हो गया था. तो इसका कारण से वो डिसकंटिन्यू करना पड़ा है. तो बट अभी लेकिन ठीक है. अभी तो राइट नाउ हर हेल्थ इज डूइंग वेरी वेल. लेकिन ये एक्चुअली हम लोग को एग्जैक्टली पता नहीं चलता है कि इसका साइड इफेक्ट्स क्या क्या है ना. तो कंफ्यूजन होता है. पेशेंट लोग जो शेयर करता है वही चीज को हम लोग ओ अच्छा ये भी उसका साइड इफेक्ट है ऐसे ही जान लेता है. तो इसलिए इसका एग्जैक्ट साइड इफेक्ट को जानना चाहता था. लास्ट टाइम भी बताया है सर ने, बहुत अच्छे से बताया है और सेशन में भी शायद मेरा ख्याल से और डिटेल से बताएंगे होंगे. तो उतना ही है. पेशेंट फिलहाल के लिए अभी के लिए तो उसका हेल्थ बहुत अच्छा है और CD4 भी उसका इंक्रीज हो रहा है और वायरल लोड भी उसका नॉट डिटेक्टेबल में आया है. तो उतना ही है. थैंक यू मिस वमन. एक तो इट्स रियली मोटिवेटिंग कि एक तो सिर्फ डॉक्टर्स नहीं, काउंसलर्स, एवरीबॉडी is here to present the case. एक ये मैसेज बहुत स्ट्रांगली हम देना चाहते हैं कि all of us are just all the workforce at ART Center, we all are equal. हम सबको equal interest के साथ इस पोर्टल में भी equal representation हम चाहते हैं.
तो थैंक यू गवर्नमेंट कि आपने ये सोचा, आपने कि आपको ये जो बहुत ही कॉमन सेंस के सिनेरियो है साइड इफेक्ट्स का, एक बार आपके लिए कि सबके लिए फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑडियंस एक बार केस समराइज कर देती हूँ. ये basically this is a case from ART Bus Center, Arunachal Pradesh, who was diagnosed, who must have been diagnosed ART with tuberculosis in 2013. और जब 2013 में उनको शायद टीबी डायग्नोस हुआ तो साथ ही साथ HIV के बारे में भी पता चला. तो 2013 से उनको ART पे डाला गया. इनिशियली वो TLE पे थी, अब 2021 फरवरी से TLD रेजिमेंट पे है, और उनने 2013 में ATT भी ली है 2013 में. उसके बाद हम आते हैं 2018 में, जब पेशेंट को इन लोगों ने देखा कि क्लिनिक भी ठीक है, CD4 काउंट्स भी बढ़ रहे हैं और पेशेंट बिल्कुल ठीक लगा इनको IPT प्रोफिलैक्सिस के लिए, और बहुत ही राइट डिसीजन लिया गया और इन्हें 2018 में पेशेंट को IPT दी. बट फिर जब उन्हें IPT दी उनको, देन पेशेंट हैड लॉट ऑफ साइड इफेक्ट्स, जैसे एनीमिया हुआ, जैसे कि बताया कि नोशिया हुआ और डिजीनेस वगैरह. एंड उस टाइम पे शायद नॉलेज वाइज, और वो जब पेशेंट हमारे सामने आता है तो हम अपने आप को थोड़ा सा सोचते हैं कि हम हैव वी मिस्ड आउट समथिंग, कि हमारी कोई नॉलेज गैप्स तो नहीं है, कि कोई साइड इफेक्ट, कोई डिजीज को तो नहीं मिस कर रहे, या दवाई की साइड इफेक्ट है. तो उस टाइम पे एक जो कंफ्यूज माइंड हो जाता है जब पेशेंट सामने होता है और तुम्हें बोलता है कि ये दवाई की क्या जरूरत थी, और तब ये दवाई आपके कहने पे, आपके कॉन्फिडेंस पे चलती है और फिर साइड इफेक्ट्स आते हैं, तब ऑल द मोर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है. तो बहुत बिल्कुल सही, जैसे मैंने केस डिस्कस शेयर किया, थैंक यू फॉर डूइंग दैट, कि उस टाइम पे साइड इफेक्ट के बारे में वी हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट एंड साउंड इन आवर नॉलेज, सो दैट वी कैन टेक केयर ऑफ पेशेंट बोथ क्लिनिकली एंड आल्सो काउंसलिंग वाइज. सो इसलिए ही आज ये केस हमको बहुत ही, जो हमारी PPT के साइड इफेक्ट के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें हमें एनलाइटन करने के लिए we have a very very good expert with us, and I would like to welcome now Dr. Sudarshan sir to please take a look at diuretics, sir. Okay, thank you madam. Let me share. Okay, am I audible to everybody? Yes sir, Yes, you are sir. audible. My screen is visible also. Yes sir. Okay. आज बेसिकली हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, दिस इज द आउटलाइन. किसको हम टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी देना चाहिए एज रिगार्ड टू TLHA और HIV पेशेंट इज कंसर्न, किसको नहीं देना चाहिए और द कंट्रा इंडिकेशन, क्या क्या रेजिमेन हमारा पास है, और जो डॉक्टर अनन्या मैडम बोले अबाउट पॉसिबल साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकता है टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी का, और हम जो एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी जो देते हैं HIV पॉपुलेशन को, उसका ड्रग इंटरेक्शन क्या क्या है, इस बारे में हम डिस्कशन करेंगे. कमिंग टू द रेशनैलिटी का क्यों हम देना चाहते हैं, तो जो प्रोफाइलैक्सिस क्यों देना चाहते हैं, बेसिकली जो बेस्ड ऑन आवर प्रीवियस स्टडी वो देखा जाता है कि पहले जो लगभग जो प्रिवेंटिव थेरेपी जो एंडोजिनस रिएक्टिवेशन टीबी को प्रिवेंट करता है, मतलब मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन हम जो पर्टिकुलरली PLHA पॉपुलेशन, जो एंडोजिनस टीबी जो लैटेंट टीबी है, मतलब टीबी इन्फेक्शन है लेकिन टीबी डिजीज मैनिफेस्ट नहीं हुआ है, इसको हम प्रिवेंट करना चाहते हैं. इसके लिए INH प्रोफाइलैक्सिस दिया होता है. सेकेंड थिंग की जो वो एक्सोजिनस रीइंफेक्शन को भी प्रिवेंट करता है. तो बेस्ट जो प्रीवियसली जो स्टडी हुआ है इसके हिसाब से, तो जब पता चलता है रफली अराउंड 60 to 90% पॉपुलेशन से ओवरऑल रिस्क रिड्यूस होता है, टीबी के लिए रिस्क कम होता है. इसीलिए हम INH और एनी ड्रग जो प्रोफाइलैक्सिस देना जरूरी समझते हैं. तो सबसे जरूरी है क्यों, किसका एविडेंस क्या है, तो इसी स्लाइड में जस्ट आई वांट टू हाईलाइट यू, दिस इज ए कोक्रेन रिव्यू, मतलब मेटा एनालिसिस. बहुत सारी जो स्टडी है उसको लेकर एनालिसिस करना पड़ता है. वो एनालिसिस में इसमें देखो जो ग्राफ है,
तो पता चलता है वो 1 लिखा हुआ है लेफ्ट साइड में। टीएसटी मतलब उसको जो मोंटोक्स टेस्ट होता है, ट्यूबरकुलोसिस स्किन टेस्ट, जो ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट पॉजिटिव होता है उस इंडिविजुअल का पर्टिकुलरली टीबी रिस्क अबाउट से 60% कम होता है। वरेज जो ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट नेगेटिव होता है उसका रफली से 20% कम होता है टीबी डिजीज, वो आईएनएच देने के बाद। ओवरऑल रफली अराउंड से 40% पॉपुलेशन का टीबी जो डिजीज है और कम होता है ड्यू टू आईएनएच प्रोफाइलैक्सिस। तो दोबारा माइंड में आता है, मन में आता है यूजुअली कैन इट बी हम जो देते हैं आईएनएच प्रोफाइलैक्सिस तो शायद वो रेजिस्टेंट हो रहा है क्या? तो लेकिन बहुत सारी स्टडी हुआ है इसके बारे में, तो फाइनली कंक्लूजन निकला है जो भी हम आईएनएच देते हैं प्रोफाइलेक्टिक के लिए रेजिस्टेंट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो टीबी इन्फेक्शन है उसके लिए जो टीबी का जो बैक्टीरिया है का पॉपुलेशन बहुत कम है, पर जो टीबी डिजीज है उसका बैक्टीरिया पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो हम तो टीबी इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए, टीबी डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए आईएनएच देते हैं। तो जो भी जानकारी हमारा पास है, जो भी स्टडी हुआ है उसके हिसाब से पता चलता है वो आईएनएच देने के बाद प्रिवेंटिव थेरेपी के लिए और रेजिस्टेंट नहीं हो रहा है। तो लेकिन हमको क्या ध्यान में रहना चाहिए जब हम शुरू करेंगे आईएनएच प्रोफाइलैक्सिस, उसका पहले हमको पता करना चाहिए जो मरीज के टीबी नहीं है तो उसको सबसे ध्यान में रहना चाहिए। जो टीबी है उसके टीबी के लिए इलाज करेंगे, जो टीबी नहीं है उसके को प्रिवेंटिव देंगे टीबी नहीं होने के लिए। तो दूसरा बात, जब भी हम आईएनएच प्रोफाइलैक्सिस देते हैं हर बीच बीच में जो टीबी जो मरीज को बुलाएंगे बीच बीच में उसको एटलीस्ट 1 मंथली इंटरवल एटलीस्ट हमको जांच करना चाहिए जो टीबी है कि नहीं। जितना जल्दी हम टीबी आइडेंटिफाई कर पाएंगे तो उसको टीबी से इलाज करेंगे, उसके लिए प्रोफाइलैक्सिस नहीं देंगे। तो उसमें ध्यान में रहना चाहिए। तो इस और एक एविडेंस मिला, वो एविडेंस से जो आईएनएच रेजिस्टेंट नहीं हो रहा है, हम टीबी प्रिवेंटिव के लिए देने के बाद भी आईएनएच रेजिस्टेंस नहीं हो रहा है, उसी जो साउथ अफ्रीका का पेपर है उसी पेपर में निकला। तो सेम थिंग जो किसको देंगे तो किन मतलब टारगेट पॉपुलेशन जो पीएलएचए पॉपुलेशन है टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी और आईएनएच प्रिवेंटिव थेरेपी किसको देंगे? बेसिकली जो भी एडल्ट और चिल्ड्रन मोर देन 12 मंथ सबको देंगे, और लेस देन 12 मंथ का जो चाइल्ड है जो टीबी का एक्टिव डिजीज का कांटेक्ट अब में आया है उसको देंगे। तो नेक्स्ट वीक जो चीज आप देख रहे हैं स्क्रीन में वो चीज और एल्गोरिथम है, आपको पता है, फिर भी दोबारा थोड़ा मैं आपको याद देता हूं। जब भी हम HIV पॉजिटिव पेशेंट देखते हैं पहले हमको सोचना चाहिए वो 4 सिम्टम है कि नहीं। करेंट कफ, फीवर, वेट लॉस, नाइट स्वेट, वो जो 4 सिम्टम है बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी होता है? क्योंकि जांच करने के लिए, क्योंकि वो 4 सिम्टम से हम लगभग 98% पता कर देते हैं और टीबी है कि नहीं। इसीलिए जो भी HIV पॉजिटिव पेशेंट आएंगे उसको पहले हमको जानकारी रहना चाहिए वो 4 सिम्टम है कि नहीं। सपोज है तो मतलब हम इन्वेस्टिगेट करना चाहिए वो उसके बारे में टीबी है, एक्टिव टीबी डिजीज है कि नहीं। वो एक्टिव डिजीज नहीं है तो तब हम सोचेंगे और प्रिवेंटिव थेरेपी देंगे कि नहीं। इस साइड में लेफ्ट साइड में जो दवा है उसमें देखेंगे वो जो सिम्टम नहीं है, सपोज सिम्टम नहीं, उसके बाद हम सोचना चाहिए वो टीबी प्रिवेंटिव के थेरेपी के लिए वो कॉन्ट्राइंडिकेशन है क्या। तो कॉन्ट्राइंडिकेशन है तो नहीं देंगे, कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है तो देंगे। तो उसके बाद जब भी हम शुरू करेंगे टीबी प्रोफाइलैक्सिस पर्टिकुलरली आईएनएच प्रोफाइलैक्सिस
बीच बीच में हम फॉलोअप करना चाहते हैं मरीज को एटलीस्ट 1 मंथ इंटरवल। तो जो जो वही 4 सिम्टम आएंगे कि नहीं, मतलब करेंट सिम्टम, करेंट कॉफ, फीवर, वेट लॉस, नाइट स्वेट हुआ है कि नहीं। कभी भी हुआ तो अगेन हम दोबारा इसको टीबी के लिए जांच करेंगे, मतलब हमारा जो पास जो है ट्रू नेट है, सीबी नेट है, उसका कफ को जांच करके पता करना चाहिए। कॉन्ट्राइंडिकेशन किसको नहीं देना चाहिए, वो जो मैं बोला, जो पहले जो ग्राफ था, एल्गोरिदम था, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है नंबर 1 का कॉन्ट्राइंडिकेशन एक्टिव टीबी डिजीज, मतलब जो टीबी डिजीज है उसको नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसको टीबी का इलाज करना चाहिए, टीबी प्रोफाइलैक्सिस नहीं देना चाहिए। सेकेंड, जिसका क्रॉनिक और एक्टिव और क्रॉनिक हेपाटाइटिस है, हेपाटाइटिस जो लिवर का जो इन्फेक्शन पर्टिकुलरली है, उसको नहीं देंगे। और जो मरीज से अदर और कुछ हेपाटोटॉक्सिक मेडिकेशन चल रहा है, लाइक आपका जो एआरटिका, नाबिरापिन, वो नाबिरापिन दवाई क्या होता है ना, ज्यादा हेपाटोटॉक्सिक होता है, तो हम जो आईएनएच देते हैं पर्टिकुलरली प्रोफाइलैक्सिस के लिए, वो भी थोड़ा हेपाटोटॉक्सिक है, इसलिए हमको ध्यान में रहना चाहिए। और कुछ हेपाटोटॉक्सिक दवाई उसका साथ नहीं मिलाना चाहिए। नंबर 4, जो पर्टिकुलरली क्रॉनिक अल्कोहलिक है और हेवी अल्कोहल कंजप्शन करता है, क्योंकि वो अल्कोहल एज सच वो हेपाटाइटिस ज्यादा करता है। नंबर 5 पे वो पेरिफेरल न्यूरोपैथी एक डिजीज है, पर्टिकुलरली क्या होता है, वो हमें जो लिम्ब, एक्सटर्नल लिम्ब्स और लोअर लिम्ब और अपर लिम्ब में टिंगलिंग सेंसेशन, नमनेस, बर्निंग सेंसेशन होता है, उसको नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि आईएनएच का भी एक साइड इफेक्ट है पेरिफेरल न्यूरोपैथी, मतलब जो पहले पेरिफेरल न्यूरोपैथी है जिस मरीज का, वो आईएनएच देंगे तो ज्यादा बढ़ जाएगा, तो इसीलिए इसको ध्यान में रहना चाहिए। फाइनली, जो उसको आईएनएच जो हम दे रहे हैं टीपीटी, उसका एलर्जिक नहीं होना चाहिए। जो हिस्ट्री है क्या, एक्चुअली वेरी वेरी रेयर, अभी तक तो मैं लगभग 20 साल से ज्यादा प्रैक्टिस कर रहा हूँ, अभी भी कभी भी मैं नहीं देखा हूँ आईएनएच का एनी एलर्जिक रिएक्शन, वेरी रेयर है। बस लास्ट में देखो, एक इंपॉर्टेंट बात है, प्रेगनेंसी एंड प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ टीबी नॉट ए कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ आईएनएच प्रोफाइलैक्सिस। मतलब प्रेगनेंसी में हम आईएनएच दे सकते हैं, जो मरीज का पहले टीबी हो चुका है उसको भी हम आईएनएच प्रोफाइलैक्सिस दे सकते हैं। तो इसमें ध्यान रहना चाहिए, जब प्रेगनेंसी एंड पास्ट हिस्ट्री ऑफ टीबी इज नॉट ए कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर प्रिवेंटिव थेरेपी ऑफ आईएनएच। नेक्स्ट थिंग इज, इसको एलिजिबिलिटी कैसे बताएंगे, तो ऑलरेडी बता दिया है पहले। तो पहले हम एचआईवी पेशेंट को फॉर जो सिम्टम्स है उसको देखना चाहिए वो है कि नहीं है तो उसको स्पुटम जांच करेंगे, ट्रू नेट करेंगे, सीबी नेट करेंगे, स्पुटम ए भी करेंगे, वो देखेंगे जो स्पुटम में नहीं निकला है, फिर भी हम क्लिनिकली डॉक्टर लोग से पता करते हैं या क्लिनिकली हमको लग रहा है, उसके बाद हम चेस्ट एक्सरे करते हैं। लेकिन चेस्ट एक्सरे में मैंडेटरी नहीं है, जो जहां पे भी चेस्ट एक्सरे अवेलेबिलिटी नहीं है, सपोज छोटा वाला हॉस्पिटल में नहीं है, फिर भी हम क्लिनिकली और जो माइक्रोबायोलॉजिकल असेसमेंट में पता कर सकते हैं। और एक बात यहाँ पे बोलना चाहता हूँ, इंपॉर्टेंट थिंग्स ये है कि लेस देन 1 ईयर जो चाइल्ड है, तो क्लासिकल जो 4 सिम्टम में जो बताया, फीवर, कफ, नाइट स्वेट, कभी कभी नहीं होता है। तो इसके लिए क्या होता है, और बच्चे लोग के लिए पुअर वेट गेन, फीवर, करेंट को पुअर वेट गेन को इंपॉर्टेंस देना चाहिए। जिसका उम्र से वेट नहीं बढ़ रहा है और वेट कम हो रहा है, उसको भी एक सिम्टम्स का, छोटा बच्चा का सिम्टम भी टीबी है, तो उसको भी ध्यान में रहना चाहिए। तो जब भी हम शुरू करेंगे देने का, पहले क्या क्या करना चाहिए, आईएनएच प्रोफाइलैक्सिस देने के चाहिए, हमको हिस्ट्री लेना चाहिए, और कुछ चीज है जैसे पता है जो एचआईवी के साथ और कुछ डिजीज है क्या, उसको भी देखना चाहिए, पहले क्या क्या दवाई ले चुके हैं उस पर। और एक बात पर्टिकुलरली जो हिस्ट्री हम लेंगे, जो हिस्ट्री पूछेंगे उसके बारे में भी पूछेंगे, अल्कोहल पहले कितना ले रहा था, ज्यादा ले रहा है कि नहीं, और प्रेगनेंसी अभी है कि नहीं,
जो मैं चीज कुछ डिजीज बोलूंगा, पर्टिकुलरली वो लिवर डिजीज, रेगुलर अल्कोहलिक, क्रॉनिक लिवर डिजीज, HIV पॉपुलेशन अब जो चल रहा है, प्रेगनेंसी और पोस्टमार्टम पीरियड, उसी पर्टिकुलरली दिस ग्रुप ऑफ जो मरीज है उसको हम LFT करना बेहतर है, क्योंकि हमारा INH जो दे रहे हैं प्रोफाइलैक्टिक, उसका साइड इफेक्ट हेपेटाइटिस है। इसीलिए particularly these group of patients are more prone for hepatitis. That's why हमको पहले हमारा पास सुविधा है तो LFT जांच करना जरूरी है। तो क्या क्या दवाई है प्रेजेंटली 6H मतलब 6 महीना देना है INH, डेली देना है, और एक फ्यूचर में आ रहा है 3HP, जो INH, H मतलब INH, P मतलब रिफाम्पेंटिन, और वीकली देना है, वीकली वंस, पर्टिकुलरली जो मोर देन 2 years बस। बट आज हम अभी हमारा 6H अवेलेबल है, तो इसीलिए हम 6H बारे में ज्यादा डिस्कशन करेंगे। तो 6H का जो INH का उसको जो डोज क्या है आपको पता है, फिर भी मैं दोबारा जस्ट आपको याद देता हूँ। तो 10 years और ओल्डर पॉपुलेशन का 5 मिलीग्राम kg पर डे, वेरेज 10 साल से लोअर पॉपुलेशन 10 मिलीग्राम पर kg पर डे। तब मतलब 10 साल के उम्र से ज्यादा है 5 मिलीग्राम kg पर डे, और 10 साल का नीचे 10 मिलीग्राम पर kg पर डे। तो नेक्स्ट, प्रेगनेंसी में सेफ है क्या? यस, प्रेगनेंसी में हमारा जो INH हम जो दे रहे हैं, INH प्रेगनेंसी में सेफ है। वो INH 6 महीना देना पड़ेगा, हर रोज डेली देना पड़ेगा। और क्या क्या वो हमारा जो HIV पेशेंट जो ART लेते हैं उसके लिए कुछ ड्रग इंटरेक्शन है क्या? वेरी रेयर, कुछ भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। मैं बताऊंगा क्या क्या ड्रग प्रॉब्लम हो सकता है, टॉक्सिसिटी क्या होता है, हो सकता है INH का, सबसे जरूरी टॉक्सिसिटी मैं बात में बताऊंगा। फिर भी हेपाटॉक्सिसिटी और पेरिफेरल न्यूरोपैथी और खुजली और सम GI अपसेट, मतलब जो नसिया, वॉमिटिंग, उल्टी जैसा लग सकता है। तो एक्चुअली कभी कभी आपको भी पता होगा जे हम पायरिडॉक्सिन रूटीनली देते हैं, क्योंकि वो जो विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, और क्योंकि HIV पेशेंट एज सच मोर प्रोन फॉर न्यूरोपैथी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, जो INH का जो साइड इफेक्ट है पेरिफेरल न्यूरोपैथी, उसको प्रिवेंट करने के लिए HIV पॉपुलेशन को 50 मिलीग्राम पर kg, 50 मिलीग्राम पर डे देना पड़ता है। मतलब 6 महीना पेशेंट को INH खाना है प्रोफाइलैक्सिस के लिए, इसके साथ पायरिडॉक्सिन भी देना है 50 मिलीग्राम। क्यों? वो INH को जो साइड इफेक्ट जो है, एडवर्स इफेक्ट है, जो पॉलीन्यूरोपैथी है, उसको प्रिवेंट करने के लिए। कभी कभी क्या होता है, वेरी रेयरली सच INH के लिए बहुत मतलब बस से पॉलीन्यूरोपैथी हो जाता है, इसके लिए हम INH बंद करना पड़ता है। बट डोज पायरिडॉक्सिन विटामिन B6 का डोज बहुत ज्यादा देना पड़ता है, मतलब 100 to 200 मिलीग्राम पर डे देना पड़ता है। बट प्रिवेंटिव के लिए, पॉलीन्यूरोपैथी नहीं होने के लिए, हम रूटीनली INH के साथ 50 मिलीग्राम पर डे पायरिडॉक्सिन देना पड़ता है। अभी सबसे जरूरी बात है क्या क्या साइड इफेक्ट है। देखो, मैं आज INH बारे में ज्यादा डिस्कशन करेंगे, तो उसका 2 तरीके का साइड इफेक्ट होता है। एक कॉमन साइड इफेक्ट, मतलब नॉन एडवर्स इवेंट्स, दूसरा रेयर एडवर्स इवेंट। नॉन मतलब बहुत ज्यादा कॉमन होता है, रेयर मतलब वेरी रेयरली होता है। सबसे जरूरी बात, नंबर 1 साइड इफेक्ट है एसिम्प्टोमेटिक एलिवेशन ऑफ लिवर एंजाइम से। कभी कभी क्या होता है, जब भी हम INH शुरू करते हैं, आप LFT करेंगे तो 7 दिन के बाद, 10 दिन के बाद थोड़ा SGPT SGOT थोड़ा बढ़ेगा, उसके लिए कुछ भी घबराना नहीं है। क्यों? हमारा गाइडलाइन ऐसा बोलता है अभी, जो मरीज का और जो एंजाइम, सीरम एंजाइम 5 टाइम्स से ज्यादा बढ़ेगा, तब हम दवाई बंद करने के लिए सोचेंगे।
कभी कभी क्या होता है, जो 3 टाइम्स के ज्यादा बढ़ेगा एंड पेशेंट सिम्टम ज्यादा होगा, मतलब उल्टी हेपाटाइटिस का जो सिम्टम ज्यादा होगा, तब हम आईएनएच बंद करने के लिए सोचेंगे। तो जो एसिम्टोमेटिक एलिवेशन ऑफ लिवर एंजाइम 5 टाइम्स से ज्यादा होगा तो तब आईएनएच बंद करने के लिए सोचेंगे, अभी नहीं तो नहीं। नेक्स्ट, हेपाटाइटिस। हेपाटाइटिस इज कॉमन। हेपाटाइटिस लिए क्या करना चाहिए, जो मैं बोला है सेम थिंग्स से हमको देखना चाहिए जो हेपाटाइटिस है उसमें वो सिम्टम्स है कि नहीं। सिम्टम है तो कितना टाइम बढ़ा हुआ है, जो एसजीपीटी जो एंजाइम, लिवर एंजाइम कितना टाइम बढ़ा हुआ है, मोर देन 3 टाइम्स और मोर देन 5 टाइम्स। इफ मोर देन 5 टाइम्स डेफिनेटली हमको बंद करना चाहिए आईएनएच। इफ मोर देन 3 टाइम्स एंड पेशेंट इज सिम्टोमेटिक, देन ओनली आल्सो हमको आईएनएच बंद करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, मेजोरिटी पॉपुलेशन का जो लिवर एंजाइम लेस देन 3 टाइम होता है, तो सिम्टोमेटिक भी नहीं होते, उसके लिए आईएनएच बंद करना जरूरी नहीं है। इसको सिम्टोमेटिक इलाज करेंगे। मतलब क्या करेंगे, वो सपोज पहले पेशेंट एम्प्टी स्टोमक के खा रहा है, हम बोलेंगे पेशेंट को आफ्टर फूड दे सकते हैं आईएनएच। कभी कभी क्या होता है, उल्टी के लिए हम कुछ से एंटासिड वगैरह, कुछ रैंटिडिन वगैरह भी दे सकते हैं। सेकेंड, थर्ड चीज है पेरिफेरल न्यूरोपैथी। पेरिफेरल न्यूरोपैथी क्या होता है, वो सिम्टम्स नमनेस, टिंगलिंग लगेगा, लेकिन वो एचआईवी पॉपुलेशन का ज्यादा प्रोन है, इसीलिए हम उसको प्रिवेंट करने के लिए हम पाइडॉक्सिन और विटामिन B6 50 मिलीग्राम पर डे देना पड़ता है। फिर भी जो जिसका क्लासिकली हो गया, सपोज पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो गया, तब हम आईएनएच बंद करना जरूरी है। नेक्स्ट, अबाउट द स्किन रैश। स्किन रैश ऑल्सो ए कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ आईएनएच। लेकिन क्या होता है, बहुत सारे स्किन रैश माइल्ड ग्रेड होते हैं, तो सीवियर ग्रेड कैसा है, क्या है, मतलब जिसका म्यूकोकुटेनियस जंक्शन इन्वॉल्वमेंट हो गया है, मतलब वो जो लिप म्यूकोस है अंदर, बाहर से वो जो स्किन है वो म्यूकोकुटेनियस जंक्शन इन्वॉल्वमेंट रैश हो गया, तो एक्सपोलिएशन हुआ तो वो सीवियर वेराइटी है। जिस मरीज का एक्सपोलिएशन नहीं है, क्या म्यूकोकुटेनियस जंक्शन इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मतलब वो माइल्ड या मॉडरेट ग्रेड स्किन रैश है, उसको लिए सब सिम्टोमेटिक इलाज से कम हो जाएगा। मतलब जो भी एंटीहिस्टामिनिक है लाइक सेट्रिजिन और लिवोसेट्रिजिन से भी कम हो जाएगा, तो इसके लिए दवाई आईएनएच बंद करना जरूरी नहीं है। लास्टली क्या होता है, स्लीपीनेस लेथार्जी, वो जो आईएनएच का साइड इफेक्ट है, उसके लिए कुछ भी करना जरूरी नहीं है, सिर्फ मोटिवेट करना है पेशेंट को, काउंसलिंग करना है, रीएश्योरेंस देना है, बस। रेयर साइड इफेक्ट जो है कन्वल्सन, पेलेग्रा एक क्या होता है कि नियासिन एक विटामिन होता है, उसका डेफिशिएंसी होता है, इसलिए हमको नियासिन देना पड़ता है। आर्थ्राल्जिया, एनीमिया। आर्थ्राल्जिया इज वेरी वेरी रेयर साइड इफेक्ट इन आयन, तो वेरी वेरी रेयर। नेक्स्ट अबाउट को, जब भी हम साइड इफेक्ट आएंगे कैसे मैनेज करना चाहिए, तो पहले हमको देखा है, जो मैं एग्जांपल दिया, उसको माइल्ड ग्रेड ना मॉडरेट ग्रेड या सीवियर ग्रेड है क्या। मैं जो एग्जांपल दिया, सपोज स्किन रैश का एग्जांपल दिया, तो स्किन रैश का जो सीवियरिटी कैसे पता करेंगे, जो मैं बताया, म्यूकोकुटेनियस जंक्शन इन्वॉल्वमेंट है क्या, एक्सपोलिएशन है क्या, वो सीवियर वेराइटी। नेक्स्ट, हमको क्योंकि जो भी सीवियर साइड इफेक्ट आएगा उसके लिए हमको ड्रग बंद करना पड़ेगा, वेयर माइल्ड एंड मॉडरेट साइड इफेक्ट के लिए हम सिम्टोमेटिक दवाई से चेक करना जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अबाउट कितना जरूरी है पेशेंट को एडमिट करने के लिए, मतलब कुछ ऐसा कुछ चीज आया क्या। एक हमारा एक टर्म है स्टीवेन जॉनसन सिंड्रोम, वो एक सीवियर साइड इफेक्ट का वो स्किन लीजन का होता है, उसके लिए हॉस्पिटल एडमिट करना जरूरी है। नेक्स्ट थिंग हमको पता करना है, वो तो मतलब जो कैसे पता करेंगे जो साइड इफेक्ट वो आईपीटी के लिए है ना और कुछ चीज के लिए। तो मैं जो लिस्ट रखा, जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ आईएनएच एंड रेयर साइड इफेक्ट, इसके शायद और भी कुछ सिम्टम हुआ तो मतलब हमको जानना चाहिए, शायद वो आईएनएच के लिए नहीं है।
क्या होता है, जो भी सिम्टम आता है, हमको ध्यान में रहना चाहिए। एक तो टीपीटी के लिए हो सकता है, दोबारा जो दवाई आपका जो एआरटी खा रहा है उसके लिए भी हो सकता है। और क्या होता है, क्यों न्यू एक डिजीज आ गया क्या, मतलब वो जो अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन कुछ आ गया क्या, और कुछ चीज आ गया क्या, उसको भी ध्यान में रहना चाहिए। नॉट नेसेसरीली जो भी सिम्टम आएगा और ड्रग के लिए हो रहा है, ऐसा नहीं है। तो हमको सबको ध्यान में रहना चाहिए, वो ड्रग के लिए है क्या, डिजीज के लिए है। इसके हिसाब से हम कोरिलेट करेंगे, जो ड्रग के लिए है तो ड्रग बंद करेंगे कि नहीं सोचेंगे, और डिजीज के लिए है तो डिजीज के लिए इलाज करेंगे। सेकंड अबाउट जो हम बता चुके हैं अबाउट ड्रग इंड्यूस हेपाटाइटिस, मतलब आईएनएच हेपाटाइटिस को कैसे करेंगे, मतलब वो सिम्टोमेटिक है कि एसिम्टोमेटिक है, लिवर एंजाइम कितना ज्यादा है, मोर देन 3 टाइम्स है ना मोर देन 5 टाइम्स है। नेक्स्ट थिंग उल्टी, जो वॉमिटिंग, वो इंपॉर्टेंट बात है। तो मतलब कुछ ऐसा कुछ सिम्टम्स पर्टिकुलरली प्रोट्रैक्टेड वॉमिटिंग, मतलब बहुत ज्यादा वॉमिटिंग है, इसके साथ वॉमिटिंग के साथ का जो मरीज का मेंटल का गड़बड़ आया है, मतलब मेंटल का चेंज, मतलब ड्राउजी हो गया है, या कभी कभी से मरीज बहुत ज्यादा इरिटेबल होता है, वो एक इंपेंडिंग लिवर फेलियर का साइन है। वो आईएनएच के लिए हो सकता है, बट इट इज वेरी रेयर। बट हमको पता करना चाहिए, वो चीज आ गया तो हमको पेशेंट को डेफिनेटली एडमिट करना पड़ेगा, क्योंकि वो एक सीरियस साइड इफेक्ट है, बट इट इज वेरी वेरी रेयर। और नंबर 3 जो स्किन के बारे में मैं बताया अबाउट, नेक्स्ट पेरिफेरल न्यूरोपैथी में बताया, जीआई सिम्टम बारे में डिस्कशन किए, और लेथार्जी के बारे में जो भी वो सिर्फ काउंसलिंग करना है, वो पेशेंट को समझाना है, वो कुछ भी नहीं है, थोड़ा एक्टिव भरना है, जो डे टू डे लाइफ को थोड़ा एक्टिविटी बढ़ाना है बस, उसके लिए कुछ इलाज जरूरी नहीं, सिर्फ काउंसलिंग। और एक चीज वहां पे जो पर्टिकुलरली जो पेशेंट का ऑलरेडी टीबी का दवाई खा चुका है, वो आईएनएच प्रिवेंटिव थेरेपी लेगा कि नहीं, यस, लेना जरूरी है। टीबी का दवाई पहले खा चुका है का मतलब नहीं है कि दोबारा टीबी नहीं होगा, वो समझना चाहिए। हम जो दवाई आईएनएच प्रिवेंटिव थेरेपी देते हैं, वो दोबारा टीबी नहीं होने के लिए देते हैं। तो उसमें जो देखो, जो स्टडी में पता चल रहा है, जो मरीज का पहले टीबी था, उसका बाद हम जो टीपीटी दिए हैं, मतलब आईएनएच प्रोफाइलैक्सिस दिए हैं, तो 90% रिडक्शन होता है री इन्फेक्शन नहीं होने के लिए। इसीलिए जो टीबी का दवाई पहले खा चुके हैं, फिर भी हम आईएनएच प्रोफाइलैक्सिस देना चाहिए कि दोबारा टीबी नहीं होने के लिए। उसको एविडेंस क्या है क्या, यस, वो देखो एक साउथ अफ्रीका का स्टडी है, वहां पे देखा है, तो वो सेकेंडरी, हम बोलते हैं इसको सेकेंडरी प्रिवेंटिव थेरेपी, मतलब पेशेंट पहले टीबी हो चुका है, टीबी का दवाई खा चुका है, जो और री इन्फेक्शन नहीं होने के लिए उसको आईएनएच प्रोफाइलैक्सिस, सेकेंडरी प्रिवेंटिव प्रोफाइलैक्सिस बोलते हैं। तो उस स्टडी में पता चल रहा है, जो मरीज एक बार टीबी का दवाई खत्म होने का बाद जो आईएनएच प्रोफाइलैक्सिस लेते हैं, 8.6 पर 100% ईयर इंसिडेंस टीबी का रेट कम होता है। जो आईएनएच प्रोफाइलैक्सिस नहीं लेते हैं, 19.1 पर 100% ईयर टीबी होता है, मतलब कितने तारीख कम होता है। इसीलिए जो टीबी का दवाई खा चुके हैं, फिर भी हमको आईएनएच प्रोफाइलैक्सिस देना है, और दोबारा टीबी नहीं होने के लिए। वो भी रिसेंटली पब्लिश हुआ है, और लैंसेट बहुत बढ़िया, जो सबसे वर्ल्ड में वन ऑफ द बेस्ट पेपर, और जो लैंसेट जर्नल है, वहां पे निकला है। को इंसिडेंट रेट 1.4 पर 100% ईयर्स, those particularly HIV population, those having already received, that too patient those have already taken anti-tubercular drug, versus 7.8 जो आईएनएच प्रोफाइलैक्सिस नहीं लेते हैं, उसको 7.8 पर
100% ईयर होता है टीबी, और लेने के बाद 1.4, मतलब कितना बेनिफिट होता है देखो, इसीलिए वो देना चाहिए। हम जो बीच में एक बोला था, जो आईएनएच प्रोफाइल देते हैं उसको एंटी एआरटी बारे में कुछ प्रॉब्लम है क्या? या देखो पर्टिकुलरली वो आईएनएच जो रिटोनाविर, इफावेरेंज, जो दो ड्रग है, रिटोनाविर आपको पता है प्रोटीज इनहिबिटर है, और ये जो इफावेरेंज है, पर्टिकुलरली दीज टू ड्रग वो आईएनएच मेटाबॉलिज्म कम करता है। मतलब वो दो, जब हम रिटोनाविर और इफावेरेंज देंगे, वो पेशेंट सपोर्ट आईएनएच कंटिन्यू कर रहा है, वो ब्लड लेवल का रिटोनाविर इफावेरेंज ज्यादा बढ़ जाएगा, तो मतलब रिटोनाविर इफावेरेंज का साइड इफेक्ट ज्यादा महसूस होगा मोरिस का, तो इसीलिए उसमें ध्यान में रहना चाहिए। ड्रग ड्रग इंटरेक्शन क्या है मैं बता चुका हूं। आईएनएच मेटाबॉलिज्म, इम्पैक्ट ऑन मेटाबॉलिज्म, टू ड्रग पर्टिकुलरली रिटोनाविर एंड इफावेरेंज। सेकेंड, क्या क्या करना है? तो जब भी हम दवाई शुरू करेंगे प्रोफाइलैक्सिस, आईएनएच प्रोफाइलैक्सिस, वो दे देने से नहीं होगा, हमको प्रॉपरली काउंसलिंग करना पड़ेगा, वो सबसे जरूरी बात है, क्योंकि 6 महीना का दवाई है। वो मरीज को बोल सकता है मुझे तो टीबी नहीं हुआ है, क्यों दे? वो टीबी नहीं होने के लिए दे रहे। तो जब भी हम शुरू करेंगे उसको इम्पोर्टेंस फैमिली को, फैमिली मेंबर को, पेशेंट को, मरीज को दोनों समझाना चाहिए उसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो ड्यूरेशन क्या क्या है, मैंने 6 मंथ का ड्यूरेशन है, और कैसे वो पेशेंट को दवाई हर रोज खाएगा, उसके लिए भी ध्यान में रहना चाहिए, और क्या क्या पॉसिबल साइड इफेक्ट हो सकता है, उस क्या क्या मतलब जो सिम्टम्स है उसके बारे में थोड़ा जानकारी होना चाहिए मरीज को, एटलीस्ट उसका फैमिली मेंबर को। नेक्स्ट, मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि जो हम आईएनएच देने का बाद हर रोज, जैसे आप एआरटी देते हैं हर रोज मॉनिटर करते हैं, एग्जैक्टली आईएनएच देने का बाद भी हमको मॉनिटर करना पड़ता है। क्या क्या मॉनिटर करना पड़ता है? सिम्टम्स, वो आईएनएच रिलेटेड कुछ साइड इफेक्ट आया है कि नहीं, और सिम्टम्स, और टीबी का सिम्टम्स कुछ आया है क्या, जो जो हम बोले तो पर्टिकुलरली जो क्रॉनिक कफ, नाइट स्वेट, फीवर, वेट लॉस आया क्योंकि जब आया तो इमीडिएटली हमको स्पुटम जांच करना पड़ेगा, मतलब सीबीनेट क्या ट्रू नेट करना पड़ेगा, चेस्ट एक्सरे करना पड़ेगा, तब पता करेंगे जो टीबी हो गया क्या। तो इसलिए, और वेट, जब भी हम वेट के हिसाब से हम दवाई देते हैं, इसलिए वेट करना पड़ेगा। और हमको पर्टिकुलरली ध्यान में रहना चाहिए जो भी हम आईएनएच प्रोफाइलैक्सिस देते हैं, एटलीस्ट एफिकेसी ऑफ जो आईएनएच प्रोफाइलैक्सिस ग्रेटेस्ट एफिकेसी होगा जब 80% डोज और कंप्लीट करेगा, एटलीस्ट 133% ऑफ ड्यूरेशन ऑफ रेजिमेंट। वो क्या है मैं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा क्या है। सपोज मरीज वो 6H ले रहा है, तो वो ड्रग इंटरप्ट कर दिया है, तो क्या करना चाहिए? तो हमको देखना चाहिए जो पर्टिकुलरली जो लेस देन 2 वीक हुआ है कि नहीं ड्रग इंटरप्शन, या मोर देन 2 वीक हुआ है। तो लेस देन 2 वीक हुआ है तो हमको जो भी बचा हुआ है उसको कंटिन्यू करना है। मोर देन 2 वीक्स इंटरप्शन हुआ है तो उसके बाद हम देखना चाहिए वो 80% डोज खाया है कि नहीं, क्या नहीं है। सपोज पेशेंट ऑलरेडी टेकन मोर देन 80% ऑफ डोज, मतलब डेफिनेटली जो भी बचा हुआ है दवाई उसको कंप्लीट करना है। सेकेंड थिंग इज जो 80% डोज, सपोज 80% डोज नहीं खाया है, वो जो 20 जो भी बचा हुआ है परसेंटेज डोज, वो जो 133% हम जो 33% एक्स्ट्रा टाइम दिए हैं उसके कंप्लीट करने का उसका वक्त है कि नहीं, वो है तो जो बचा हुआ है उसको कंटिन्यू कर लीजिए। सपोज 2 वीक्स मोर देन 2 वीक्स डिफॉल्टर हुआ है, 80% से कम खाया है, बट अभी उम्मीद नहीं करते हैं वो जो ड्यूरेशन है 33% कम हो पाएगी। इसी केस में क्या करेंगे, इसी मरीज को हम दोबारा शुरू करना पड़ेगा हमको आईएनएच प्रोफाइलैक्सिस। फाइनली जो आउटकम है ना आईएनएच का, क्या हो सकता है, और ट्रीटमेंट फेलियर, डाइट, लॉस टू फॉलो अप, टीपीटी डिस्कंटिन्यूड ड्यू टॉक्सिसिटी, नॉट इवैल्यूएटेड।
मतलब ट्रीटमेंट फेलियर मतलब जो पेशेंट आईएनएच खा रहा था, बीच में टीबी आ गया, तो हमको ट्रीटमेंट फेल्ड बोलते हैं। तो डाइट का मतलब क्या होता है, जो दवाई चल रहा है, ट्रीटमेंट टीबी का आईपीटी चल रहा है, बट पेशेंट डाइड बाय एनी रीजन, लॉस टू फॉलोअप, एज हम जो प्रीवियस स्लाइड के बारे में बोले, जो इंटरप्शन डोज हो गया है, बट कॉन्जिक्यूटिवली 8 वीक्स के ज्यादा हुआ है, तब हम लॉस टू फॉलोअप बोले। तो वो जो मैं बात जो बोला, जब एटलीस्ट तो 6H मतलब आईएनएच 6 महीने तक देना पड़ेगा, एंड एक्सपेक्टेड डोज इज डेफिनेटली 180 डोज, बिकॉज पर डे 1 टैबलेट, तो जब मतलब 180 डोज, उसको 80% का कवरेज क्या है 144, 133% क्या है 239 डेज, रफली अराउंड 240 डेज। फाइनली वो जो टीपीटी है पर्टिकुलर, और आईपीटी ट्रीटमेंट टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी और आईएनएच प्रिवेंटिव थेरेपी, क्योंकि हम सिर्फ प्रेजेंटली सिर्फ आईएनएच दे रहे हैं, इसलिए आईएनएच आईपीटी बोलते हैं भी। वो आईएनएच आईपीटी prevent the latent TB infection developing from latent TB infection to active TB। मतलब जो latent infection है, TB डिजीज नहीं होने के लिए हम देना चाहिए TB प्रिवेंटिव थेरेपी, आईएनएच प्रिवेंटिव थेरेपी देना चाहिए। वो क्या प्रिवेंट करेगा, वो एंडोजिनियस इन्फेक्शन भी प्रिवेंट करेगा, एक्सोजिनियस इन्फेक्शन भी प्रिवेंट करेगा, सबको देना चाहिए। प्रेगनेंसी पॉपुलेशन को भी देना चाहिए, वो भी सेफ है। और जो भी टीबी का हिस्ट्री पहले था, वो टीबी का दवाई खा चुका है, फिर भी आईएनएच प्रोफाइलैक्सिस देना चाहिए, क्योंकि वो टीबी का जो आईएनएच है, आपका जो एआरटी है, दवाई जो आईआरटी खा रहा है पेशेंट, वो ज्यादा इफिकेसी बढ़ेगा। मतलब वो जो HIV पॉपुलेशन जो आईएनएच प्रोफाइलैक्सिस के एंड आईआरटी के बाद दोनों साथ मिला के जो खा रहे हैं, उसका इम्यूनिटी ज्यादा बढ़ेगा, उसका CD4 काउंट ज्यादा बढ़ेगा, उसका सिम्टोमेटिकली बेटर रहेगा। वो मेरा फाइनल मैसेज था। थैंक यू सो मच फॉर पेशेंट शेयरिंग। जो भी कुछ डाउट है तो हम डिस्कशन करेंगे, प्लीज आस्क व्हाट एवर डाउट यू हैव। ओवर टू डॉक्टर अनन्या। थैंक यू सर। आपने इतना अच्छे से, इतना क्लियरली सब कुछ प्रेजेंट किया कि कुछ मैं ज्ञान किसी को दोबारा पढ़ने की भी नहीं जरूरत पड़ेगी, एक ही बार में आपने इतने अच्छे से सब कुछ समझा दिया। पर तभी हमारे पास 2 डाउट्स हैं सर। एक है BHU से डॉक्टर अर्चना, तो उनका डाउट ये है कि पेशेंट अगर ZLN रेजिमेंट में है, तो बिफोर स्टार्टिंग IPT डू वी नीड टू चेंज टू इफाविरेंस? और एक बार प्लीज हाँ जी सर। डॉक्टर अर्चना सिंह है BHU से, उनका ये डाउट है, आपसे पूछना चाहती हैं कि अगर पेशेंट ZLN रेजिमेंट पे है, तो उसको अगर हम IPT देना चाहते हैं, तो डू दे नीड टू चेंज टू इफाविरेंस? अच्छा, पेशेंट इज ऑलरेडी ऑन नाबिरापिन। आई थिंक हाँ सर, वो जैसे आई थिंक सर वो सिर्फ IPT देने में जैसे चेंज नहीं करना होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि इफाविरेंस का रिफैम्पिसिन के साथ इंटरेक्शन होता है। यस। जो ड्रग पर्टिकुलरली 2 drugs I have mentioned, नाबिरापिन आईएनएच टॉक्सिसिटी, सॉरी नाबिरापिन हैविंग हेपाटॉक्सिक ज्यादा कर सकता है, बट इसका मतलब नहीं कि हम रिप्लेस करेंगे, बट हमको साथ में थोड़ा मतलब ध्यान में रहना चाहिए, वो हो सकता है, लेकिन उसके लिए चेंज करना जरूरी नहीं। और एक और डाउट है सर, लाल बहादुर शास्त्री से डॉक्टर ममता का, कि आईएनएच एक बार दे दिया है प्रिवेंटिव थेरेपी, so is there any provision to start IPT again after some years of completion of INH treatment? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्चुअली वो जो क्वेश्चन का आंसर प्रेजेंटली नहीं है, बट इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। थोड़ा डेप्थ को डिस्कशन करेंगे। अच्छा, जो भी स्टडी हुआ है पहले, तो बेसिकली बेस्ड ऑन प्रीवियस स्टडी, जो स्टडी हुआ है,
तो प्रोटेक्शन रेट कभी कभी अप टू 7 years अप टू 7 years। तो उसके बाद प्रेजेंटली दिस नीड्स ए मोर रिसर्च। एट प्रेजेंट हमारे पास ज्यादा डाटा नहीं है। एट प्रेजेंट ओनली आंसर इज INH prophylaxis can be given once only, but this is a very good question. We need more research to give a better answer to this. Good afternoon, sir. Yes. Hello. Yes, Good sir. afternoon, Yes, sir. Sir, I am Mahesh Shukla, District PMDT TB HIV Coordinator from Balrampur. I want to know, sir, is pyridoxine perfectly or purely properly work in peripheral neuropathy against INH or any other? और भी सारे जो ADR होते हैं उसमें तो ये वर्क कर रही है पायरिडॉक्सिन, लेकिन जहां पेरिफेरल न्यूरोपैथी की बात आती है वहां हम 100 से और 200 mg भी पायरिडॉक्सिन दे रहे हैं, फिर भी कवर अप नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका ऐसा क्या रीजन है कि नहीं पेरिफेरल न्यूरोपैथी नहीं कवर कर पा रहे हैं पायरिडॉक्सिन से? ओके, बताता हूँ। एक्चुअली क्वेश्चन है जो पेरिफेरल न्यूरोपैथी है उसको क्या इलाज करना चाहिए, दिस इज द क्वेश्चन। पहले जो हम पायरिडॉक्सिन देते हैं उसको पेरिफेरल न्यूरोपैथी प्रिवेंट करने के लिए देते हैं 50 मिलीग्राम पर डे। लेकिन वंस पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो गया जी, इसीलिए सबसे जरूरी बात ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी इज वेरी मच इरिवर्सिबल डैमेज, वेरी रेयरली रिवर्सिबल। तो हमको मतलब कितना अर्ली से हम पता कर रहे हैं, सपोज अर्ली से पता कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट रिवर्सिबल हो जाएगा। थोड़ा लेट में पता कर रहे हैं तो ज्यादा दिक्कत होगा। ओके। हाँ, तो नंबर 1 इज फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिस केस हमको INH बंद करना चाहिए, क्योंकि वो ज्यादा हानि करेगा, बेनिफिट कम करेगा, हार्म ज्यादा करेगा। इसलिए पहले हमको INH बंद करना चाहिए। सेकंड, पायरिडॉक्सिन 100 to 200 देना चाहिए। उसके साथ भी कम नहीं हुआ तो हम एक्चुअली थोड़ा एडवांस मैनेजमेंट जरूरत है। क्या है वो, एक्चुअली हम क्या करते हैं वो नर्व कंडक्शन टेस्ट करते हैं, तो उसके बाद थोड़ा और न्यूरोटॉनिक ज्यादा प्रीगाबालिन गाबापेंटिन थोड़ा ऐड करते हैं। फिलहाल प्रेजेंटली क्या बोल सकते हैं, INH बंद करना है और पायरिडॉक्सिन अप टू 200 देना है। ओके, थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। ओके, थैंक यू, थैंक यू। सर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जिसने आज केस प्रेजेंट किया है दीपेंद्र उनसे है। तो ये पूछना चाहती है कि ATT देने के कितने ड्यूरेशन के बाद IPD दे सकते हैं, मतलब अभी ATT खत्म हुई है कितना दिन वेट करें? इमीडिएटली शुरू कर सकते हैं, इवन आफ्टर कंप्लीशन, जस्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ATT। यस सर, थैंक यू सर। तो आप सबने पोस्ट टेस्ट पोल का आई होप आप सबने अटेम्प्ट कर लिया है। तो एक बार मैं डॉक्टर अनुराधा को कहूंगी वो पोस्ट टेस्ट पोल के आंसर दे दें, तब तक अगर और कोई क्वेश्चन आते हैं तो उसको एड्रेस करते हैं। while हम लोग पोस्ट टेस्ट पोल के आंसर्स कर रहे हैं, आई रिक्वेस्ट एक फीडबैक पोल भी आपकी स्क्रीन पे आएगा, काइंडली वो फीडबैक पोल भी आंसर करें। एंड नंबर 2, कल मॉर्निंग आपको एक यूट्यूब वीडियो का लिंक आ जाएगा इसी सेशन का, तो इन केस यू हैव मिस्ड आउट एनी पोर्शन तो आप उस लिंक पे पूरा वीडियो देख सकते हैं। एंड कमिंग ऑन टू द क्वेश्चन, सर आपके इतने अच्छे सेशन के बाद आई डोंट थिंक कि किसी ने भी क्वेश्चंस रॉन्ग किए हैं। देयर हैज बीन एन एक्सीलेंट रिस्पांस टू द पोस्ट टेस्ट, बट फिर भी सबकी नॉलेज के लिए फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा कि प्रेजेंट गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है रिगार्डिंग कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ TB प्रिवेंटिव थेरेपी इन PLHI। पहला ऑप्शन था acute or chronic hepatitis, second option concurrent use of other hepatotoxic medication, third option past history of TB, और fourth option regular and heavy alcohol consumption। तो सर की स्लाइड में, एक स्लाइड के अंदर ये बहुत ही प्रोमिनेंटली डिस्प्लेड था एंड ऑप्शन सी इज करेक्ट, दैट इज पास्ट हिस्ट्री ऑफ TB।
दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग is not a known adverse effect of INH for TB preventive therapy in PLHIV. Options हैं hepatitis, first option, second option joint pain, जो कि करेक्ट आंसर भी है, और बाकी दो ऑप्शंस है पेरिफेरल न्यूरोपैथी एंड स्लीपीनेस एंड लेथार्जी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जॉइंट पेन, दैट इज बी। तो ओवर टू डॉक्टर अनन्या। Thank you, Dr. Anand. So now we are coming to an end of this session. तो बस थोड़े से टेक होम पॉइंट्स में बताना चाहूंगी। सर ने जिस तरह से हमें INH पढ़ाया है उसी को हम लर्निंग को आगे लेते हुए, तो सबसे पहले तो we know, I'm sure we have understood the rationality behind this giving INH preventive therapy, कि ये एक बॉडी में अंदर जो TB इन्फेक्शन एंडोजेनस हो या एक्सोजेनस हो, मतलब कि चाहे पहले टीबी का इन्फेक्शन हो भी चुका हो तब भी ये सेकेंडरी प्रोफिलैक्सिस की तरह भी दे सकते हैं, हम प्राइमरी प्रोफिलैक्सिस की तरह भी दे सकते हैं। एंड हमें सारे साइंटिफिक स्टडीज ने प्रूव दिया है कि इट इज इफेक्टिव, इट इज वेरी इफेक्टिव अगेंस्ट प्रिवेंटिंग टीबी इन्फेक्शन टू बिकम अ टीबी डिजीज। तो इसलिए हम चाहे प्राइमरी, हम इसको पहले टीबी डिजीज हो भी चुकी हो तब भी हम कंसिडर करते हैं, और एक बार हमारे पास पेशेंट आता है, हमारे पास पता है हमें आईपीटी देना है, फिर हम उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट अपार्ट फ्रॉम द जैसे हेपेटाइटिस जो आईएनसी साइड इफेक्ट्स होते हैं वो हमने उसमें डाले होते हैं कि कॉन्ट्राइंडिकेशन में कि हेपेटाइटिस हो या पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो, पर सबसे पहले हमें जो दिमाग में रखना होता है वो रखना होता है कि हमें एक्टिव टीबी डिजीज रूल आउट करनी है। और एक्टिव टीबी डिजीज रूल आउट करने के लिए हमारे पास जो इंटेंसिफाइड केस फाइंडिंग के टूल है हमारा, कि हम कफ, फीवर, वेट लॉस, नाइट स्वेट देखते हैं, सिर्फ वहां तक नहीं रुकना है, हमको अपना क्लिनिकल एक्यूमेन भी यूज करना है। हमको अगर पेशेंट के सामने एक लिम्फ नोड दिख रहा है, हमसे उस 4 सिम्टम को रूट आउट करके आगे नहीं बढ़ सकते हैं, हमको क्लिनिकली पेशेंट को अच्छे से देखना है। हमको देखना है कोई उसको वो अब्डोमिनल पेन तो नहीं बताता, कोई वो लिम्फ नोड तो नहीं बताता है, किसी भी तरह का कोई एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी की तरफ तो हिंट नहीं जाती, और हमको उसको वर्कअप करना है। इसी मतलब जैसे ही सर ने बताया चेस्ट एक्सरे इज नॉट मैंडेटरी, बट क्लिनिकल एग्जामिनेशन आप कभी नहीं छोड़ सकते। आपका अपना क्लिनिकल एक्सपर्टीज, अपना क्लिनिकल एक्यूमेंट और सिर्फ दिमाग में पल्मोनरी टीबी रखना ये गलत होगा। आपको पूरा पेशेंट को एज अ होल देखना है और तभी हम उस पेशेंट का आगे बढ़ेंगे। जैसे कि खासकर बहुत बार सिंपल सा टेस्ट होता है कि हमको लगता है कि इसको लिम्फ नोड्स है पेट में, या जो बाहर के नोड्स में तो हम एक एफएनएससी करके माइक्रोबायोलॉजिकल डायग्नोसिस भी मिलते हैं, तो हम एक अल्ट्रासाउंड करा लेते हैं टू बी वेरी श्योर, बट वी शुड बी वेरी श्योर दैट हम टीबी पहले अच्छे से रूल आउट करेंगे। एंड इस टेस्ट का जो 4S टेस्ट है उसकी भी सेंसिटिविटी बहुत अच्छी होती है, 98.5% होती है, क्योंकि जनरली 5% प्रेवलेंस मिलता है हमें टीबी का, तो उसकी नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू भी बहुत अच्छी है कि हमको जब हमने रूल आउट कर दिया तो वी आर वेरी श्योर कि चलो टीबी नहीं है। हैविंग सेड दैट, जैसे कि मैंने समझाया, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हमें टीबी रूल आउट करनी है। उसके बाद हम इसके हम देखते हैं कि एलिजिबिलिटी कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन तो नहीं है, हेपेटाइटिस जैसे सर ने बहुत अच्छे से समझाया, एक्टिव हेपेटाइटिस या कॉन्करेंट कोई ऐसे मेडिसिन। और बहुत अच्छा रहता है कि जब हम 3 महीने टाइम का वेट करते हैं, हम 3 महीने इसलिए वेट करते हैं क्योंकि पेशेंट को अगर कोई अकल्ट टीबी या कोई सब क्लिनिकल टीबी होगा तो एआरटी देंगे, उसकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, तो वो सब क्लिनिकल टीबी भी क्लिनिकल टीबी के फॉर्म में सामने आ जाएगा, या कोई आयरिस होना होगा या कुछ होना होगा, तो वो सब हम रूल आउट कर लेते हैं। 3 महीने में बॉडी को एक उसकी एक साथ 2 ड्रग्स की टॉक्सिसिटी नहीं सहनी पड़ती, जैसे अगर एआरटी से हेपेटोटॉक्सिसिटी हो रही होती है तो वो भी सेटल हो जाती है, उसके बाद हम दूसरी हेपेटोटॉक्सिक ड्रग आईएनएच से चैलेंज कर सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा रैशनल होता है कि हम वर्कअप करें और 3 महीने के बाद आईएनएच या आईपीटी या टीपीटी देते हैं। तो हमने देखा बहुत अच्छा इसके लिए 35% प्रोटेक्टिव, कभी 55%, अलग अलग स्टडीज में अलग अलग प्रोटेक्टिव में आया। पर एक जो फॉल आउट आया था, मतलब जो नेगेटिव पॉइंट हुआ था वो इतना कि लोग कंप्लीट नहीं कर पाते थे, कंप्लीशन नहीं कर पाते थे। इसलिए आज के केस मुझे बहुत अच्छा लगा जो सर ने डिस्कस किया कि क्यों नहीं कंप्लीट कर पाते थे, इसलिए कंप्लीट नहीं कर पाते थे, उनको ट्रीटमेंट लंबी लगती थी, उनको समझ लंबी लगती थी, दे फाउंड दैट ड्यूरेशन वाज टू लॉन्ग, या फिर उनको साइड इफेक्ट्स फेस करने पड़े। तो कंप्लीशन रेट से थोड़ा फेलियर्स आए आईपीटी में कि लोगों ने कंप्लीट नहीं किया, डिफॉल्ट कर दिया, छोड़ दिया। तो इसलिए पेशेंट को कॉन्फिडेंस देने के लिए हमको हमारी नॉलेज, हम अपने एक्सपर्टीज में इतना स्ट्रांग होना चाहिए, अपनी कन्विक्शन में इतना स्ट्रांग होना चाहिए ताकि हम पेशेंट की हेल्प कर सकें, वो ट्रीटमेंट कंप्लीट कर सके।
और इसी की वजह से जैसे सर ने टच किया कि एक नई रेजिमेन आ रही है जो कि सिर्फ 12 वीक्स की 12 डोजेस की होती है HP। तो ये इसीलिए ये रेजिमेन आई है और इस पर स्टडीज भी हुई है एंड इट इज बीइंग फाउंड टू बी नॉन इंफीरियर टू IPT। मतलब IPT जितनी ही अच्छी रेजिमेन है, पर अभी इंडिया में अभी इसको हम स्टडीज होंगी, हमारे इंस्टीट्यूट में भी होंगी, जिसमें हम देखेंगे कि इसको स्केल अप करके कि ये फील्ड में कैसे परफॉर्म करती है। अभी सिर्फ स्टडीज में देखा गया है, बाहर के देशों में गया है, अब ये HP प्रोफिलैक्सिस को हम अपने इंडियन पेशेंट्स पे चैलेंज करके देखेंगे कि हाउ डज इट परफॉर्म इन द फील्ड एंड होपफुली एक और रेजिमेन हमारे पास आ जाएगी फॉर TB प्रिवेंशन व्हिच वुड बी वंडरफुल एंड नॉट जस्ट INH। सर ने बाकी सब पॉइंट्स बता दिए कि जब आप किसी को IPT दे रहे हैं, आप बिल्कुल अपने दिमाग से ये हटा दीजिए कि मैं कहीं MDR तो नहीं प्रमोट कर रहा, क्योंकि वो जब भी लेटेंट TB होते हैं इतने कम बैक्टीरिया होते हैं कि उसमें रेजिस्टेंस होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। और ये सिर्फ एक थ्योरी और हाइपोथेसिस नहीं है, हमारी जैसे कि सर ने दिखाया स्टडीज आल्सो हैव प्रूव कि रेजिस्टेंस के चांसेस देन अ नॉर्मल थिंग नहीं बढ़ते हैं। सो हमारे पास कोई डाउट नहीं है कि हम इस रेजिमेन को मतलब IPT या TB प्रिवेंशन ट्रीटमेंट को डाउट करें। We have all मतलब मोस्टली हमारे पास सारे प्रोज ही प्रोज मिलते हैं when we give this therapy and we must believe in it 100%. That would I would say. And last में सर मैं आपसे एक बार बस एक closing message लेना चाहूंगी Dr. Sudarshan sir, then we can close the session. सुदर्शन सर आप एंड में कुछ कहना चाहेंगे? Yes, yes. One thing, just तो व्हाट आर द रिकमेंडेशन जो था अभी शो करते उसके बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे क्या डॉक्टर अनुराधा? हाँ जी सर। जो केस के जो या डिस्प्लेइंग या just give us a moment sir, we are displaying the recommendation. ओके ओके ना वो भी है, मैं शेयर कर सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। Right, it's a visible. Yes sir, it is visible. Yes. Okay. It will take hardly 5 minutes. Should I continue? No problem. Yes no, sir, yes sir, yes sir, please sir. Okay, okay. तो जो पहले जो मिसेस बामिया जो बोले particularly about the case, just केस का समरी थोड़ा पढ़ देता हूँ। 53 years female presented with symptoms of anemia, nausea, fatigue and dizziness. She was on IPT and ART particularly TLE regimen. ART started since 5 years. She had past history of tuberculosis 5 years back and completed anti-tubercular drug. And CD4 count on increasing trend after ART. Her LFT, urea creatinine are within the normal limit. Now question is how to address these symptoms, particularly as anemia, nausea, fatigue and dizziness. As because patient is वो जो IPT में है, मतलब INH थेरेपी में है, प्रिवेंटिव थेरेपी में, कैसे डील करेंगे? जो प्रेजेंटेशन में बताया particularly INH का क्या क्या कॉमन सिम्टम्स है एंड कॉमन साइड इफेक्ट है, क्या क्या रेयर साइड इफेक्ट है. Just one thing again I want to highlight here. जो भी सिम्टम्स आएगा ड्यूरिंग द IPT, तो हमको ध्यान में रहना चाहिए जो इट मे बी ड्यू टू IPT, मे बी ड्यू टू ART, मे बी ड्यू टू सम अदर डिजीज ऑल्सो. तो सपोज नोसिया वो माइल्ड सिम्टम है, जो पेशेंट का LFT नॉर्मल था, इसीलिए हम IPT बंद नहीं करना है, जस्ट सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना है नोसिया का. क्या क्या? नंबर 1 इज सम रीअश्योरेंस. नंबर 2, सपोज खाने का बाद से 1 आवर से, एक्चुअली वो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम हमारा 1.5 or 2 आवर्स, तो 2 आवर्स का बाद भी हम दे सकते हैं INH. वो भी थोड़ा नोसिया कम हो जाएगा क्योंकि वो गैस्ट्राइटिस ज्यादा होता है, इसीलिए कम हो सकता है. सपोज फिर भी कम नहीं हुआ है तो जो ड्रग है हमारे पास H1 ब्लॉकर, जो फार्माटिडिन, राइनटिडिन, क्या जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है, उसको भी दे सकते हैं. नेक्स्ट अबाउट द एनीमिया जो भी रेयर साइड इफेक्ट में आया है INH का, वेरी वेरी रेयर. एक्चुअली बेसिकली जो भी पेशेंट IPT में है तो एनीमिया के लिए हम दवाई बंद करना नहीं चाहिए.
और जो आप पेशेंट ऑलरेडी टीएलई रेजिमेन, वो टीएलई का भी कुछ साइड इफेक्ट, वो एनीमिया का वेरी रेयर साइड इफेक्ट. तो फॉर दिस केस एक्चुअली वी हैव टू सर्च द अदर कॉज ऑफ एनीमिया. इट इज माय ओपिनियन. particularly say stool for occult blood, iron profile, peripheral smear, so and so. तो क्योंकि अदर कुछ कॉज हो है, बट मे नॉट बी ड्यू टू द, नाइदर ड्यू टू द वो आईएनएच के लिए, नॉट ड्यू टू द टीएल. अबाउट द फैटिक जस्ट हमको जस्ट रीएश्योरेंस जरूरत है, थोड़ा काउंसलिंग जरूरत है पेशेंट को. डिजीनेस अगेन नॉट ए एडवर्स इफेक्ट, नॉट ए कॉमन एडवर्स इफेक्ट इन आईएनएच. तो कभी कभी क्या होता है, जो पेशेंट जो टीएलई में है, इफावेरेंज में ही है, तो इफावेरेंज का डिजीनेस भी हो सकता है, बट इसके लिए तो ट्रीटमेंट जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं. और सपोज फिर भी और एक इम्पोर्टेंट चीज है, इसी पेशेंट का वो डिजीनेस है, नौसिया है, तो कुछ ईएनटी प्रॉब्लम आया है कि नहीं, इसलिए थोड़ा ईएनटी चेकअप भी जरूरत है. दिस इज ऑल अबाउट दैट पर्टिकुलर केस. ओवर टू यू डॉक्टर अनुराधा एंड डॉक्टर आनंद. Sir, thank you so much. So with this wonderful thoughts, sir, हम session close करते हैं. And thank you from the entire team, on behalf of the entire team, and thank you for all the ART centers for joining us today. Thank you so much. Thank you everybody. And आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, काइंडली जितने ज्यादा से ज्यादा केसेस हो प्लीज हमसे शेयर करें. आपके फेलो पार्टिसिपेंट अरुणाचल प्रदेश से आप शेयर किए हैं, तो वी विल एक्सपेक्ट ईच वन ऑफ यू टू शेयर अ केस. And we are issuing the certificates. अब सब लोगों को certificate भी दिया जाएगा for your presentation. And thank you Pothal sir for a wonderful session. Thanks everyone. Thank you everybody. सब लोग अपना please feedback fill कर दीजिए. It is there on the screen. Thank you everyone.